हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाई इज इट कॉज्ड, हाउ कैन वी डील विद इट, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। वेल, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की अच्छी बात यह है कि आप उन फिनोमिना को पढ़ रहे हैं जो आप अपने रियल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते हैं। स्ट्रेस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। स्ट्रेस इज वन ऑफ दोज थिंग्स क्योंकि आपने सभी ने फील किया है कि स्ट्रेस क्या है। इवन इफ आप उन्हें इस फीलिंग को वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, यू स्टिल नो कि स्ट्रेस है क्या। वेल, आज इसी को वर्ड्स में डिफाइन करेंगे। इट्स अ कंडीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, you feel it both in your body as well as in your mind. Physical and mental strain or tension. स्ट्रेस में कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ है दैट ईदर यू आर बीइंग कंप्रेस्ड, यू आर बीइंग प्रेस्ड, यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड, और यू आर बीइंग पुल्ड अपार्ट, यू आर बीइंग स्ट्रेच्ड लाइक अ रबर बैंड. Strain or tension occurring due to, why is it occurring, what is its source? A challenge is the source, और a difficult circumstance, चैलेंज का ही दूसरा नाम, यही आपके चैप्टर का भी नाम है। या तो आपकी लाइफ में कुछ चैलेंज आ रहा है या फिर कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टांस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक खिंचाव या फिर एक दबाव महसूस हो रहा है, लीडिंग टू ए डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अगर आपको आपकी प्रीवियस क्लासेस की केमिस्ट्री याद है तो इक्विलिब्रियम क्या होता था? कोई ना कोई सोल्यूशन होता था, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का कुछ बैलेंस होता था। बैलेंस इज द ऑपरेटिंग वर्ड हियर। कुछ ना कुछ बैलेंस होता था जो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम, और इसी का ही दूसरा नाम है होम्योस्टेसिस। इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का शब्द है, होम्योस्टेसिस बायोलॉजी का शब्द है। तो स्ट्रेस को अगर वेरी सिंपली डिफाइन करें, एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ डिफाइनिंग थिंग्स सिंपली, एक्सप्लेनिंग थिंग्स सिंपली। कुछ भी आप पढ़ें, कुछ भी आप समझें तो उसे बिल्कुल सिंपली समझें, बिल्कुल आसान शब्दों में समझें, ताकि वो आपके माइंड में एकदम से जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें माइंड में नहीं जाती हैं। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें माइंड में जा ही नहीं सकती। यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, दैट इज वट अंडरस्टैंडिंग इज। सो स्ट्रेस इज अ कंडीशन ऑफ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन अकरिंग ड्यू टू चैलेंज और a difficult circumstance leading to a disturbed equilibrium or homeostasis. अब फीलिंग तो आपको पता है। चैलेंज कुछ भी हो सकता है लाइफ में, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में पहला ही एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ एग्जाम ऑफ अ बॉय who will have an exam, who has not studied, and then the previous night he is tossing and turning in his bed, so he is going through stress. अब एग्ज़ाम आपकी, आई एम अज्यूमिंग कि आप एक टीनेजर हैं, आप 11th या 12th क्लास में हैं, और एज अ टीनेजर यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस लाइक एग्ज़ाम एंग्जाइटी, एग्ज़ाम स्ट्रेस, और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ में एग्ज़ाम के अलावा? बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा यू कैन हैव strained relationships from with your family, love relationships, or you can have strained financial circumstances. कुछ भी हो सकते हैं. There are n number of circumstances that can prove difficult to you, which can cause stress. So they lead to a disturbed equilibrium. When we are at ease, जब भी हम अपने बिल्कुल at ease होते हैं, we feel relaxed, we feel at equilibrium. But whenever stress comes, it leads to disturbed equilibrium. अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेस जो वर्ड है वो आया कहाँ से, व्हाट आर इट्स रूट्स, एटिमोलॉजी। वेल, क्योंकि इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो
लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुई है। सो लैटिन के जो शब्द हैं स्ट्रिक्टस एंड स्ट्रिंजेर, वहाँ से ये दोनों शब्द आए हैं। स्ट्रिक्टस का मतलब है टाइट और नैरो। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो दिस इज अ नाउन, एंड स्ट्रिंजेर मीन्स टू टाइटन, ये है एक वर्ब। सो ये दोनों उस फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्हाट यू फील व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। यू फील दैट यू आर बीइंग टाइटन्ड, यू आर बीइंग constricted, or you are fitting through something so narrow that you do not quite fit through it, और जो फीलिंग आपको फील होती है वो स्ट्रेस। तो ये रूट है इसका। अब हांस सेलिया इनका नाम आप दोबारा भी पढ़ेंगे। हांस सेलिया ने स्ट्रेस को एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहा, रिगार्डलेस ऑफ द स्टिमुलस। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस जो है वो हर मोमेंट में एक जैसा होगा। बट आई नो वट यूर थिंकिंग कि ऐसा तो ट्रू नहीं है, दैट यू आर राइट। बाकी लोगों ने इनसे डिसअग्री किया और कहा कि स्ट्रेस जो है इट्स ए डायनामिक मेंटल और कोग्निटिव स्टेट। डायनामिक का मतलब है स्ट्रेस विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रेस, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप of stress, what is causing it. So it's a dynamic mental or cognitive state. You will feel it inside yourself, mental or cognitive, arising when one comes in contact with his personal, social or cultural environment. अब आपको लग रहा है कि भाई कोई अपने पर्सनल, सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट में आके स्ट्रेस में क्यों आएगा? वेल, कभी अपने पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट में आइए, एग्जाम में फेल होके आपको पता लगेगा, या फिर किसी नाराज़ गर्लफ्रेंड के कांटेक्ट में आइए, आपको पता लगेगा स्ट्रेस क्या होता है, या फिर एक खड़ूस बॉस के कांटेक्ट में आइए तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। सो इट्स ए डायनामिक मेंटल कॉग्निटिव स्टेट अराइजिंग when one comes in contact with his personal, social और cultural environment. Then जब भी स्ट्रेस होगा तो इंसान जो है will feel a need for resolution. क्यों? क्योंकि जो इम्बैलेंस कॉज हुआ है उससे वो रिस्टोर करना चाहता है टू द अर्लियर स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। जब आप रिलैक्स होते हैं, यू आर एट अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, बिल्कुल चीज़ें रिलैक्स्ड हैं, यू आर एट ईज, सो यू आर एट होम्योस्टेसिस। बट व्हेनेवर स्ट्रेस कम्स, it disturbs that balance, so a need arises to resolve that stress, to resolve that imbalance and to restore homeostasis, to restore that balance. Moving on, stressor. अब स्ट्रेसर, जैसा कि मैंने कहा था, I am a believer of understanding things simply, so I will not be giving you any complicated definitions. स्ट्रेसर की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या है? इवेंट्स और फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस। कोई भी फैक्टर, कोई भी इवेंट अगर स्ट्रेस कॉज कर रहा है तो वो स्ट्रेसर होगा। अब कितनी तरह के स्ट्रेसर्स हो सकते हैं? क्या क्या कॉज, व्हाट कैन कॉज स्ट्रेस? वेल, कुछ ना कुछ फिजिकल डायमेंशन होंगे इसके, जैसे कि ओवर एक्सर्टिंग वन सेल्फ फिजिकली। अगर आप एक एथलीट हैं और अगर आप ओवर ट्रेन कर लें तो आपको एक तरह का स्ट्रेस महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओवर ट्रेन कर लिया है, बॉडी एग्जॉस्टेड है, रिकवर हो नहीं पाएगी, नेक्स्ट डे आप परफॉर्म कर नहीं पाएंगे और क्या होगा? स्ट्रेस। लैकिंग न्यूट्रिशन। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही बैक सीट पे चला गया है। एवरीथिंग इज अबाउट टेस्ट, कि टेस्ट नहीं आ रहा है, न्यूट्रिशन का कोई ध्यान रख ही नहीं रहा है। सो अगर न्यूट्रिशन लैक होगा तो वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट में इट विल अल्टीमेटली लीड टू स्ट्रेस, इंजरी या फिर डिजीज। अब ये फिजिकल यानी आपकी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सो न्यूट्रिशन, डिजीज, इंजरी और नेक्स्ट फैक्टर स्लीप। अगर आपने आपका स्लीप शेड्यूल जो है वो इरेगुलर है तो इट इज अ फैक्टर दैट कैन कॉज स्ट्रेस। सो आपकी बॉडी में ये सब फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। फिजिकल के बाद एक
एनवायरमेंटल भी हो सकता है। एनवायरमेंटल यानी आपके एनवायरमेंट में अगर पोल्यूशन है, कोई भी तरह का एयर पोल्यूशन है, जैसे कि दिल्ली में आजकल, नॉट आजकल बट यूजुअली सर्दियों के टाइम मोस्टली पोल्यूशन बहुत बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है। द AQI इवन क्रॉसेस द 999 मार्क विच इज़ एक्सट्रीम। सो पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, अगर आप सिटी में रहते हैं तो यू विल एक्सपीरियंस कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ नॉइज़ आ रही हो, बिकॉज आई ऑल्सो लिव इन अ सिटी। और कुछ कंस्ट्रक्शन नॉइज़, कुछ ट्रैफिक नॉइज़, कुछ बच्चे कहीं खेल रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहीं हो रही होगी, कहीं ट्रेन कुछ आ रही होगी, कहीं ट्रैफिक चल रहा होगा। सो पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कुछ तरह की स्मेल है आपको, आपके सराउंडिंग में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो किसी भी तरह का पोल्यूशन इट कैन कॉज स्ट्रेस। क्राउडिंग, भीड़, वेल क्योंकि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, सो क्राउडिंग आपको देखने को मिलती है हर जगह। कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी आप एंटरटेनमेंट के वैल्यू पे चले जाएं, आप रिलीजियस वेन्यू पे चले जाएं, आप कल्चरल कोई भी किसी भी तरह के वेन्यू पे जाएं, आपको क्राउड जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट, बहुत हीट या बहुत कोल्ड हो, जैसे कि आजकल क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज और वेदर जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। सर्दियों के टाइम में जैसे कि अभी अप्रैल का महीना है बट इट्स कोल्ड राइट नाउ, हिमाचल में बर्फ़ पड़ रही है, नहीं तो बर्फ़ पड़ती नहीं थी। और नवंबर दिसंबर में कई बार गर्मी हो जाती है, यू डू नॉट फील लाइक यूजिंग अ ब्लैंकेट। सो वेदर क्लाइमेट रिलेटेड भी हो सकता है। कैटास्ट्रफी और डिजास्टर, कुछ भी एक बड़ा डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, कुछ इस तरह के कुछ भी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, कुछ कॉजेज हो सकते हैं जो दे कैन लीड टू स्ट्रेस। देन वी हैव साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कैन कॉज स्ट्रेस। इसमें आपके एनसीईआरटी में दिया गया फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरनल प्रेशर्स। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन वो फीलिंग है विच इज़ कॉज्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स। अगर आपकी कुछ भी नीड्स हैं, कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, नीड्स है कुछ भी, अगर वो ब्लॉक हुए हैं तो आपको फील होगी फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन के साथ आएगा स्ट्रेस। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन चॉइसेस। अब चॉइसेस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि करियर चॉइसेस हो सकती हैं कि फ्यूचर में क्या लिया जाए, क्या पढ़ा जाए। ऐसे ही रिलेशनशिप में चॉइसेस हो सकती हैं कि वेदर टू स्टे विद दैट पर्सन और लीव दैट पर्सन, टू गो विद अ न्यू पर्सन, कुछ भी हो सकती हैं। देन वी हैव इंटरनल प्रेशर्स, यानी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन सेल्फ। हम खुद से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन हैं एंड वी हैव पोटेंशियल, सो वी विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर सेल्व्स। सो ये एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होंगी सो वी विल फील इंटरनल प्रेशर्स, और वही प्रेशर जो है स्ट्रेस का काम करेगा। मूविंग ऑन, अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस और फैक्टर इज इवेंट इज सोशल। अब आई एम अज्यूमिंग कि आप मोस्टली टीनेजर्स हैं, और टीनेजर्स जो हैं वो सोशल सराउंडिंग्स में दे फील वेरी इनसिक्योर, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दे फील दैट दे नीड टू फिट इन एन एनवायरनमेंट। कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया, यू फील कि आप यू डू नॉट लुक एज गुड एज यू वांट टू बी, या फिर आप दूसरों को देख के इनसिक्योर हो जाते हैं। सो सोशल जो है वहाँ पे आप अलग अलग तरीके से स्ट्रेस फील कर सकते हैं। सबसे पहला तो है इलनेस और डेथ ऑफ अ लव्ड वन। सोशल में आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सब कुछ आते हैं। सो इलनेस और डेथ ऑफ अ लव्ड वन। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली से, आपके स्पाउस से, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से, जिससे भी अगर रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, स्मूथली नहीं चल रहे हैं, तो इट कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस। ट्रबल विद नेबर्स, वेल यू ऑल आर अवेयर ऑफ बैड नेबर्स। सो सोशल जो है it is also a factor, it's an event that can cause stress. Now we move on to sources of stress. What are the exact causes of stress?
जैसे कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स बिग और स्मॉल हो सकते हैं। बिग इवेंट होंगे तो दे विल कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्मॉल इवेंट्स होंगे तो दे विल कॉज स्मॉल स्ट्रेस। सडन इवेंट्स हो सकते हैं या फिर ग्रेजुअल इवेंट्स हो सकते हैं। सो लाइफ इवेंट्स आपकी लाइफ में जैसे जैसे यू गो थ्रू लाइफ, कुछ ना कुछ इवेंट्स दे हैपन एंड दे कैन बिकम अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। लाइफ इवेंट्स कैन कॉज स्ट्रेस, देन यू हैव हैसल्स, एवरीडे लाइफ हैपनिंग्स। व्हेन यू गो थ्रू लाइफ, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता ही रहेगा। जैसे कि आप बाहर निकले, आपको नॉइजी सराउंडिंग मिला, दैट कैन कॉज स्ट्रेस। आपको क्वारलसम नेबर्स मिल रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। आपको ट्रैफिक दिख रहा है, जैसे कि रोड रेज के बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। सो ट्रैफिक, पॉट होल्स, इन सब से ये एवरीडे लाइफ के हैसल्स है और स्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देन देर आर ट्रोमेटिक इवेंट्स। ट्रोमेटिक इवेंट्स छोटे मोटे इवेंट भी हो सकते हैं, बड़े इवेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट है, रॉबरी है, असॉल्ट है, अर्थक्वेक है, वॉर्स है, जैसे कि अभी मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है। सो इट्स ट्रोमेटिक इवेंट फॉर दोज पीपल एंड इट्स कॉज ऑफ ह्यूज स्ट्रेस। जैसे कि आई रिमेंबर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन, when he was not the president, I mean when he was the president but the war was not there. So एक बिफोर फोटो थी बिफोर द वॉर एंड देन देर वॉज एन आफ्टर फोटो कि वॉर के बाद क्या हुआ। सो लुक एट हिज फेस, ही एज्ड एटलीस्ट 10 years इन दोज 1 year और 2 years। उस 2 साल में वो 10 साल एज हो गए। सो स्ट्रेस कैन एज यू। सो ट्रोमेटिक इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। देन वी हैव डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब सोर्सेज तो हमने देख लिए, टाइप हमने देख लिए, डायमेंशन का मतलब क्या है। स्ट्रेस जो है वो अलग अलग आयामों में हो सकता है। जैसे कि स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है, हाई इंटेंसिटी स्ट्रेस है कि लो इंटेंसिटी स्ट्रेस है। मान लेते हैं आपके छोटे मोटे कोई एग्जाम आ रहे हैं तो आप लो इंटेंसिटी स्ट्रेस फील करेंगे। बट अगर लाइफ डिपेंडिंग एग्जाम कोई आ रहा है, जैसे कि अगर आपने नीट या जेई या फिर क्लैट ऐसा कोई बड़ा एग्जाम दिया है और स्पेशली उसके लिए अगर आप ड्रॉप किया है, तो यू विल फील हाईली इंटेंस स्ट्रेस। ये है डायमेंशन। उसके बाद ड्यूरेशन, वो थोड़े टाइम के लिए भी हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बी लॉन्ग टर्म। जैसे कि अगर अगेन वी टेक द एग्जांपल, आपने लंबा ड्रॉप ले लिया है, सो पूरे साल जो है आपको यू विल बी थिंकिंग अबाउट दैट एग्जाम कि जो देना है एट द एंड। देन इट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो स्ट्रेस आया है वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल स्ट्रेस कैसा हो सकता है, दैट कुछ इवेंट आपकी लाइफ में आया है, यू हैव टू डील विद इट, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो इट कैन बी डेल्ट विद। हाईली कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों के, ये ज़्यादातर गांव वगैरह में होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के डायमेंशन है। वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है, देन देर इज़ लॉ एंड ऑर्डर, देन देर इज़ सोशल एंगल टू इट। सो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एंड देन देर इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी, डिड यू एंटिसिपेट दैट चैलेंज और डिड इट कम सडनली इन टू योर लाइफ। जैसे कि वॉर कहीं भी है, कोई पीसफुल कंट्री है, बट वहाँ पे कोई अचानक से हमला हो जाए तो इट्स सडन। बट लेट्स से कि कोई कंट्री है दैट गोज थ्रू वॉर एवरी 10 years, जैसे कि इसराइल है, इट हैज़ गॉन थ्रू ए मेजर वॉर एवरी 10 years। सो देयर स्ट्रेस जो है वो एंटिसिपेटेड है, लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी। सो देयर द स्ट्रेस, द डायमेंशन इज एंटिसिपेटेड, प्रेडिक्टेबिलिटी हाई है, दे हैव प्रेडिक्टेड इट। सो दीज आर ऑल द डायमेंशंस जिसमें स्ट्रेस को हम आंक सकते हैं। वी कैन इवेल्युएट कि स्ट्रेस का लेवल क्या है। देन वी हैव कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, और ये दी किसने है, इट हैज़ बीन गिवन बाय अ स्कॉलर नेम्ड लैजरस।
इनका क्या कहना है कि चैलेंज कुछ भी आएगा तो स्ट्रेस तो कॉज होगा, स्ट्रेस तो कॉज होगा, बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हांस सेलिये से ऑपोजिट बात कही कि परसेप्शन जो है स्ट्रेस का वो डिपेंड करेगा, इट्स नॉट नॉन स्पेसिफिक कि कुछ स्टिमुलस आया और स्ट्रेस हो गया, नहीं, इट विल डिपेंड ऑन सर्टन थिंग्स, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब क्या है? अप्रेजल का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन। यू आर इवैल्यूएटिंग कि जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, आप उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं। प्राइमरी अप्रेजल, आप जो भी चैलेंज आया है उसे थ्रेट की तरह मानते हैं कि चैलेंज की तरह मानते हैं, या फिर आप उसे हार्मलेस मानते हैं। हार्मलेस भी हो सकता है। अगर हार्मलेस है तो यू विल इग्नोर इट, यू विल नॉट इवन कंसिडर इट अ चैलेंज। बट अगर चैलेंज है तो चैलेंज कितना लेवल का, थ्रेट का क्या है, थ्रेट लेवल क्या है? चैलेंज है, डील कर सकते हैं, या फिर थ्रेट है, हार्म कर सकता है, इट कैन इंजर अस, इट कैन फिजिकली अफेक्ट अस, मेंटली अफेक्ट अस। So this is primary appraisal. Then we have secondary appraisal. Secondary appraisal यानी coping ability and resources। जब हमने यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया कि जो आने वाला स्टिमुलस है वो एक थ्रेट है, उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारे पास उस थ्रेट से निपटने के लिए एबिलिटी और रिसोर्सेज है कि नहीं है, वही सेकेंडरी अप्रेजल है। अब एबिलिटी यानी आपके अंदर की स्किल्स, आप अंदर क्या हैं, कैसा सोचते हैं, कितना आप कॉम्पिटेंट हैं, ये सब। रिसोर्सेज का मतलब है फिजिकल, पर्सनल एंड सोशल। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं। पर्सनल यानी कि आप अंदर कितना फील करते हैं, अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं दैट आई विल डील विद दिस चैलेंज, सो आप पर्सनल लेवल पे इक्विप्ड हैं। सोशल, सोशल में अगर आपके कनेक्शंस हैं, मान लेते हैं जैसे, इट्स अ नेगेटिव एग्जांपल बट क्योंकि ट्रेंड में है सो आई गिव इट। जैसे कोई पर्सन कुछ ना कुछ क्राइम करता है, जैसे कि अभी एक केस आते रहते हैं दैट्स सम किड रैन हिज सुपर कार ओवर सम पीपल। अब उस किड को कोई टेंशन नहीं है और उसके पेरेंट्स को भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक तो पैसा है और दूसरा कनेक्शंस है, सोशल कनेक्शंस हैं, सो दे नो कि उनको कोई हार्म होगा नहीं, सो दे आर चिल, दे आर नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग। और ऐसी ही जगहों पे आपको दिखने मिलता है कि किसी जज ने ऑर्डर क्या दिया है कि एक ऐसे लिखो सेफ्टी, रोड सेफ्टी के ऊपर। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि जो लोग थे जो उस क्राइम में इन्वॉल्व थे उनके पास रिसोर्सेज हैं भर भर के, सो दे कैन डील विद दैट चैलेंज एंड हेंस दे आर नॉट स्ट्रेस्ड। सो लेजरस का कहना है कि चैलेंज जो है वो स्ट्रेस तो लाएगा, बट स्ट्रेस का अप्रेजल होगा हमारे माइंड में, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, और उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। और यही जो है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का क्रिटिसिज्म है कि नॉन स्पेसिफिक नहीं है, हमारे अप्रेजल पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रेस किस लेवल का है। अप्रेजल विल बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अगर एनसीईआरटी में 3.2 बॉक्स देखेंगे तो आपको ये सब देखने मिलेगा। आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू। पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कुछ ना कुछ आप जो खुद में हैं, आप फिजिकली कितने कैपेबल हैं, आपके कनेक्शंस कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, वो सब फैक्टर्स जो हैं वो अप्रेजल में, अप्रेजल जो है वो उस पर अफेक्ट करेगा। मैं अप्रेजल करूंगा किसी थ्रेट का, आप अप्रेजल करेंगे, कोई थर्ड पर्सन अप्रेजल करेगा, इट विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हमारे फिजियोलॉजिकल, देन साइकोलॉजिकल एंड देन कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। एक एक करके बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी फिजिकल हेल्थ आएगी पहले तो, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस। लेट्स से कि कोई नॉर्मली जैसा होता है सिटीज़ में आजकल, जैसे कुत्ता पीछे बढ़ गया आपके, सो अगर आपके पास स्पीड है या फिर स्ट्रेंथ है, यू कैन फाइट दैट डॉग, या फिर आपके पास एजिलिटी है, एंड्योरेंस है, यू कैन रन आउट रन दैट डॉग। तो आप जब अप्रेजल करेंगे किसी थ्रेट का, उस थ्रेट का,
तो यू विल बी श्योर कि कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन आउट रन अ डॉग, या फिर आई एम नॉट दैट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई कैन फाइट इट। सो यू हैव द स्पीड, द स्ट्रेंथ, द एंड्योरेंस, एजिलिटी। ये आपके फिजिकल हेल्थ का पार्ट है, फिजियोलॉजिकल। देन वल्नरेबिलिटीज, आपके पास कोई डिजीज तो नहीं है, इफ़ यू आर, आप तबीयत डाउन तो नहीं फील कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आप नॉर्मली अगर आप अच्छे से हेल्थ में होते, सो तो आप उस कंडीशन में कोई जानवर आपके पीछे पड़ता है तो आप उस कंडीशन को डील कर सकते हैं, बट आप अभी फील कर नहीं रहे, यू आर फीलिंग सिक, या फिर आपका कोई फंक्शन डिसफंक्शनल है, या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है। सो ये वल्नरेबिलिटी। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपकी फिजियोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो अप्रेजल को कैसे अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल में आप, ये सब्जेक्ट ही साइकोलॉजी है तो उसमें डायमेंशंस हैं अलग अलग, जैसे कि मेंटल, कोग्निटिव, इमोशनल, सब तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है, मान लेते हैं कि एग्ज़ाम अगर आ रहा है बट यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, तो अप्रेजल जो है थ्रेट का वो इट विल बी कि हाँ ठीक है डील हो जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर आप में हाई सेल्फ एफिकेसी है, आप मानते हैं कि यू कैन डील विद एनी चैलेंज, आई कैन वर्क थ्रू इट, आई कैन डील विद इट, अगर आप में कॉन्फिडेंस है और कंट्रोलेबिलिटी है, तो अप्रेजल जो है वो आपके फेवर में जाएगा एंड यू विल नॉट ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, और आप उसे ठीक ठीक अप्रेज करके और उससे डील करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि साइकोलॉजिकल की बात हो रही है और हम साइकोलॉजिकल बीइंग्स हैं, सो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे काम आते हैं। अगर हमने उस तरह के थ्रेट से डील किया है पहले, सो वी विल बी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डील विद इट अगेन। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट जैसे कि हमने पर्सनालिटी चैप्टर में भी पढ़ा था, इट इज़ ए ब्रॉडर टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन टू ए सर्कमस्टांस। सो टेम्परामेंट अगर हमारा लेट्स से वेरी काम और पोइज्ड और वेरी थॉमस शेल्बी टाइप है, सो वी विल बी equipped to deal with the threat, to deal with the challenge. So ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि हम अप्रेजल जब करने बैठेंगे तो कैसा होगा। और नो दिस कि जब हम अप्रेजल कर रहे होते हैं, अप्रेजल जो है इट्स नॉट कि कोई हम बैठ के किताब लेके कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कुछ, नहीं। अप्रेजल जो है वो माइंड में बहुत क्विक होगा और इंस्टेंट होगा। ये सब फैक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये सब अफेक्ट करेंगे उसको, बट वन बाय वन अफेक्ट नहीं करेंगे, दे विल ऑल कम साइमल्टेनियसली एंड देन यू विल बी रेडी टू डील विद दैट स्ट्रेस। देन देयर आर कल्चरल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अब इसमें एक तो कल्चरल डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स, जैसे कि आप कोई भी स्ट्रेस आया, मान लेते हैं, हम पुराना एग्जांपल लेते हैं, कोई मार्शल रेस है जिन्होंने वॉर जो है वो बहुत बार देखा है, वॉर होते रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे द राजस्थान, पंजाब, ये वाला जो बॉर्डर है पुराने टाइम में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1100-1200 AD। सो वहाँ पे कल्चर जो है वो देवर मार्शल रेसेस, सो देवर नॉट सरप्राइज्ड अगर वॉर आ रहा है, इफ some attacker is coming, they were not so flabbergasted कि अब ये क्या हो गया, अभी अब क्या करें हम, नहीं, they were ready। and then there are expected response styles कि कोई भी कल्चर किसी भी थ्रेट से कैसे डील करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम जापान का। अब जापान में हर साल सैकड़ों अर्थक्वेक्स आते हैं। अब वहाँ पे अगर ज़मीन हिलने लगती है तो पीपल डू नॉट पैनिक सो ईजिली, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज़ अ रेगुलर अकरिंग। सो दिस इज़ अबाउट कल्चर, कि उस कल्चर में किसी आने वाले थ्रेट को कैसे परसीव किया जा रहा है, और वहाँ पे उस थ्रेट को क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग दिया जा रहा है, और वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ये आपके अप्रेजल अफेक्ट करेंगे कि आप आने वाले थ्रेट को कैसे परसीव कर रहे हैं, एंड देन हाउ आर यू प्लानिंग इन योर माइंड कि उससे डील कैसे करेंगे। मूविंग ऑन,
इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है वो क्या कर सकता है, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इफेक्ट्स जो हैं हम शुरुआत करेंगे बॉडी से, कि बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर माइंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और माइंड में भी एक तो कॉग्निटिव डायमेंशन होता है और इमोशनल डायमेंशन भी होता है, और उसके बाद होता है आउटवर्ड्स में यानी बिहेवियरल डायमेंशन। शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, एंड बाय द वे ये सब नोट्स आपके एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, सो यू डू नॉट नीड टू रीड द एनसीईआरटी, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस 12 पेज PDF एंड यू विल बी डन विद चैप्टर 3। और अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे हैं चैप्टर को प्रिंट करवा के, इस PDF को प्रिंट करवा के आप अपने एग्जाम्पल्स इसी PDF में ऐड कर सकते हैं, एंड जब आप रिवाइज करने बैठेंगे आपके एग्जाम के टाइम तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सो इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं। हार्मोनल रिस्पॉन्स, पहला तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन से जस्ट नीचे सिट करता है, एंड इट इज द रिले सिस्टम बिटवीन, इट इज पार्ट साइकोलॉजिकल, पार्ट न्यूरल एंड पार्ट एंडोक्राइन। सो हाइपोथैलेमस का रोल, बहुत बड़ा रोल है आपके हार्मोनल रिस्पॉन्स में। सो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, और पिट्यूटरी जो है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती हैं टू रिलीज व्हाट, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। और अगर आपको थोड़ा सा भी 11th क्लास का याद है बायोसाइकोलॉजी, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका पार्ट है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपका एक्टिवेट होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो स्ट्रेस अगर आ रहा है तो ये जो चेन है ये एक्टिवेट होगी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड्स, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एलिसिट करेंगे। देन एक और चेन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल, और फिर उसके बाद है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल भी एक तरह का हार्मोन है और ये मेन स्ट्रेस हार्मोन है, इसका नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है। सो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये शॉर्ट टर्म के लिए काम आते हैं, एंड देन कॉर्टिजोल जो है वो जब स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म परसिस्ट कर रहा है तो कॉर्टिजोल रिलीज होता है बॉडी में। द पीपल हु आर स्ट्रेस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो उनके ब्लड में कॉर्टिजोल की मात्रा बढ़ जाती है। और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे आपके बॉडी में, चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, ये सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे स्ट्रेस के। अब यही बात लिखी है दैट हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म बट डैमेजिंग इन लॉन्ग टर्म। अगर स्ट्रेस आ रहा है और उसने कुछ रिस्पॉन्स चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है, सो ये जो पूरा चेन रिएक्शन है ये हमें शॉर्ट टर्म में तो हेल्प करेगा कि हम उस स्ट्रेस से डील कैसे करें, बट अगर स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म परसिस्ट करे सो इट विल बी डैमेजिंग। अगर आगे हम देखेंगे कि ये डैमेज कैसे करता है, बट दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। देन एज आई सेड कि फिजियोलॉजिकल के अलावा आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे, और साइकोलॉजी का एक डायमेंशन क्या है, इमोशन। इमोशन वाइज आप क्या ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फील करेंगे। नेगेटिव इमोशन कौन से होते हैं, फियर, एंग्जाइटी, एम्बैरेसमेंट, एंगर, डिनायल, ये सब इमोशंस आप फील करेंगे अपने अंदर इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड। ऑल्सो मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, और यही जो चीज़ें हैं साइकोलॉजी, ये जो इमोशनल इफेक्ट्स हैं, इफ़ दे परसिस्ट दे मे टर्न इनटू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये साइकोलॉजिकल लिखा है, इफ़ यू डू नॉट नो, दिस इज द ग्रीक सिंबल साई, और if I write psychological, so disorder. So अगर stress prolong करता है, it persists, it can lead to psychological disorders. Then we have एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके NCERT में दिया गया है, which is of exam anxiety. आपने एग्ज़ाम सबने दिया है और
आपको पता है कि एग्ज़ाम एंग्जाइटी कैसी फील होती है। वेल इट इज़ वाई इज इट कॉज्ड इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन। इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, आपको जज किया जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया। जब आपको इवैल्यूएट किया जाएगा तो आपको हो जाता है एक तरह का एप्रीहेंशन, एक तरह का डर कि भाई अब हमें जज किया जाएगा। दैट इज व्हेन दे आर बीइंग जज्ड, कोई भी पर्सन को जज किया जा रहा है, दे सी इट एज पर्सनली थ्रेटनिंग, पर्सनली थ्रेटनिंग। Hence, tense, they become tense, they become nervous, and they become emotionally aroused. So this is exam anxiety put into words. Evaluative apprehension की वजह से ये होता है, and people who have it, they think of evaluation as personally threatening. जो उनका being है उसको directly threat मानते हैं वो, and hence वो टेंशन में आ जाते हैं, दे बिकम नर्वस एंड दे बिकम इमोशनली अराउज्ड, एंड हेंस उनका जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाता है। दे कैन नॉट परफॉर्म एज वेल एज दे वर डूइंग इन लेट्स से मॉक टेस्ट्स और कंडीशंस जो सिंपल थी, क्लासरूम कंडीशंस या होम कंडीशंस, वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम कंडीशंस में, एग्ज़ाम हॉल में। वी वर लर्निंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपको पता है कि कॉग्निटिव एक और डायमेंशन है आपकी साइकोलॉजी का, अपार्ट फ्रॉम इमोशन। कॉग्निटिव में क्या क्या आता है? कॉग्निटिव में आपका डिसीजन मेकिंग आता है, कंसंट्रेशन आता है, मेमोरी आता है। सो मेंटल ओवरलोड से क्या होगा? इस कंटिन्यूड स्ट्रेस से क्या होगा? मेंटल ओवरलोड होगा। जो आपकी मेंटल बैंडविड्थ है, लेट्स से कि आपकी मेंटल बैंडविड्थ में आप एट ए टाइम 5 चीज़ें फिट कर सकते हैं, बट 5 में से 4 को तो स्ट्रेस ने ही घेर लिया है। सो आपकी मेंटल विड्थ जो है, मेंटल बैंडविड्थ जो है वो भर चुकी है। सो मेंटल ओवरलोड, कॉग्निटिव इफेक्ट। फॉल्टी डिसीजन मेकिंग, आप जब डिसीजंस ले रहे होंगे आप सभी फैक्टर्स को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक तरीके से आपके माइंड पे हैवी हो रखा है। सो डिसीजन मेकिंग जो है, कहीं भी आप चाहे स्कूल में हो, चाहे होम में हो या वर्क पे हो, प्रोफेशनली, आप डिसीजन मेकिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। देन कंसंट्रेशन अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है आपकी वो भी अफेक्ट होगी। उसके अलावा कॉग्निटिव जो डायमेंशन है उसका पार्ट मेमोरी भी होता है। सो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों ही स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट होंगी। देन वी हैव द लास्ट डायमेंशन विच इज बिहेवियरल साइकोलॉजी में। अपार्ट फ्रॉम इमोशनल कॉग्निटिव वी हैव बिहेवियरल। अब बिहेवियर में क्या दिखेगा? बिहेवियर मतलब क्या है? जो आउटसाइड विजिबल है चीज़ें। आउटसाइड में विजिबल क्या है? एक तो स्लीप पैटर्न आपका, लोग भी देख पाएंगे दैट इट हैज़ बीन डिसरप्टेड। स्ट्रेस हुआ है तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा। उसके अलावा आप जो डाइटरी चॉइसेस जो आपकी होंगी, यू विल बी मेकिंग पुअर डाइटरी चॉइसेस। आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, आप कहेंगे कि भाई मन नहीं कर रहा है ये खाने का। यू विल बी ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, शुगरी फूड्स हाई इन सॉल्ट एंड शुगर एंड ऑयल्स। उसके अलावा आप लेथार्जिक फील करेंगे, फटीग जो है, कॉन्स्टेंटली वीकनेस फील होगी आपको एक तरीके से। यू विल नॉट बी एबल टू डू योर नॉर्मल रूटीन वर्क, और इवन इफ़ यू आर डूइंग योर नॉर्मल रूटीन वर्क, आपको उसमें एक एक्टिविटी फील नहीं होगी, लेथार्जी फील होगी। देन आप अब्यूज़ ऑफ कैफीन, टोबैको और अल्कोहल, इवन इफ आप इनको ले रहे थे फॉर फन और फॉर प्रोडक्टिविटी, बट आप स्ट्रेस के आने के बाद आप इनको अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे। देन यूज़ ऑफ स्टिमुलेंट्स, जब इनसे भी काम ना चले तो इंसान क्या करता है? स्टिमुलेंट्स जैसे कि कोकेन, या फिर ट्रैंकुलाइजर्स जैसे कि बार्बिटुरेट्स, या फिर ओपियोइड्स, इन सब चीज़ों का जो है वो यूज़ शुरू कर देता है। सो दीज आर बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड हेल्थ, और उसमें भी पहला टॉपिक है बर्नआउट का। बर्नआउट को अगर सिंपली समझे तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। ये ऑपरेटिंग वर्ड है यहाँ पे, एग्जॉशन। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब कि आप अपने लिमिट पे पहुंच गए, यू कैन नॉट गिव एनी मोर एफर्ट।
नीदर फ्रॉम योर बॉडी एंड नॉर फ्रॉम योर माइंड। फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन आप रीच कर रहे हैं तो आप बर्नआउट की स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अब हम हेल्थ पे इफेक्ट जान रहे हैं स्ट्रेस का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है हेल्थ के ऊपर। पीछे हमने देखा बर्नआउट एक कंडीशन है जहां पे फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन रीच हो गया है। उसके अलावा स्ट्रेस जो है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस मेनली, हाई ब्लड प्रेशर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, अल्सर्स, एलर्जीज, हेडेक्स, ये सब चीज़ें जो हैं स्ट्रेस कॉज कर सकता है। उसके अलावा एक बहुत बहुत चौंकाने वाला फैक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि 50 to 70% ऑफ सभी इलनेसेस में इंपॉर्टेंट रोल किसका है? स्ट्रेस का। स्ट्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन 50 to 70% ऑफ ऑल इलनेसेस। उसके अलावा एक और चौंकाने वाला फैक्ट लिखा है आपके एनसीईआरटी में कि 60% ऑफ मेडिकल विजिट्स, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, प्राइमरीली फॉर स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप बैक ट्रैक करेंगे कि वो चीज़ हुई तो हुई क्यों, यू कैन रिलेटेड टू स्ट्रेस। सो दीज आर वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग फैक्ट्स, द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन पर्टिकुलरली ऑन हेल्थ। देन एक और डायमेंशन, एक और टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे हैं, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ये उन्हीं ने दिया है जिनकी मैंने बात करी थी पहले, हांस सेलिए। मैंने कहा था कि आप इनका एग्जाम्पल फिर से पढ़ेंगे। हांस सेलिए ने जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम दिया और ये क्या है? इट इज़ ए पैटर्न रिस्पॉन्स। ये एक पैटर्न रिस्पॉन्स है शोन बाय द बॉडी अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। जब स्ट्रेस लंबे टाइम तक कंटिन्यू करेगा तो बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देगी? एक पैटर्न रिस्पॉन्स देगी, बस वही जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अब ये मैंने वर्ड्स अंडरलाइन क्यों किए हैं? वर्ड अंडरलाइन इसलिए किए हैं मैंने क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं सो यू हैव टू नो कि वो उसके ऑपरेटिंग बिल्कुल वर्ड्स या फ्रेजेस क्या हैं। सो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है? एक पैटर्न रिस्पॉन्स है जब, और वो बॉडी शो करती है कब? जब प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है। और हांस सेलिए ने दिया है एंड दिस रिस्पॉन्स हैपन्स इन 3 स्टेजेस। और ये नोट्स जो हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बिल्कुल आंसर स्टाइल में लिखे गए हैं। जब आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जैसे कि बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या फिर आपकी, वैसे तो मेनली बोर्ड एग्ज़ाम्स ही हैं, सो अगर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम पे अगर क्वेश्चन आएगा, यू कैन राइट इट एज इट इज़ एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। उसी तरीके से मैंने सोच के नोट्स बनाए हैं। आई होप दे हेल्प यू, and if they are helping you, I request you to let me know in the comment section that ऐसे ही कंटिन्यू करें और should I shift to PPTs। 3 स्टेजेस में पहला स्टेज है अलार्म रिएक्शन स्टेज। अलार्म रिएक्शन स्टेज यानी जो स्ट्रेसर है, जो फैक्टर है स्ट्रेस कॉज कर रहा है, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। पीछे हमने पढ़ा कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं फॉर क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि बॉडी को एकदम से अलार्म स्टेज में आई है। सो फाइट और फ्लाइट के लिए जो सभी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, जो भी एक्टिविटी होगी, वो ये है पहली स्टेज। देन वी हैव रेजिस्टेंस स्टेज। इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है लंबे टाइम के लिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अब इट विल बी कॉलिंग शॉट्स नाउ। इट विल से कि जो बॉडी के रिसोर्सेज है ना, उनका अब कॉशियस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है लंबे टाइम तक आता जा रहा है। सो बॉडी विल डिसाइड कि पता नहीं कितना लंबा स्ट्रेस चले, सो वी हैव टू यूज इट कॉशियसली। सो सेकंड इज रेजिस्टेंस स्टेज। देन वी हैव थर्ड एग्जॉशन स्टेज। थर्ड एग्जॉशन स्टेज में क्या है? कंटिन्यूड एक्सपोजर टू सेम स्ट्रेसर। अब सेम स्ट्रेसर, सेम फैक्टर बार बार स्ट्रेस कॉज करे जा रहा है, लंबे टाइम तक जा ही नहीं रहा है। इट विल डिप्लीट बॉडीज रिसोर्सेज एंड लीड टू एग्जॉशन। अब देखो, किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ एंड पॉइंट ज़रूर होता है।
बॉडी के रिसोर्सेज का भी और बॉडी की कैपेसिटी का भी कुछ ना कुछ एंड है। जब वो एंड रीच हो जाएगा तो बॉडी जो है वो हो जाएगी एग्जॉस्ट। और यहाँ पे जब बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो वी विल बी ससेप्टिबल टू स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीजेस, जो हमने पीछे सब पढ़ी डिजीजेस हेल्थ के ऊपर, जो हमने स्ट्रेस का इफेक्ट देखा था, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अल्सर्स, एस्थमास, एलर्जीज, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब अगर स्ट्रेस जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता ही रहे, सो वी विल रीच एग्जॉशन स्टेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। देन वी हैव, उसी टॉपिक का हिस्सा है स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। अब हमने जनरल हेल्थ पे स्ट्रेस का इफेक्ट देखा, अब हम स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम पे स्ट्रेस का इफेक्ट देखेंगे। इस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में। ये जो वर्ड है ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तीन फ्रेजेस में ब्रेक करें, साइको, देन वी हैव न्यूरो, देन वी हैव इम्यूनोलॉजी। यानी it is a branch of science that studies the links between mind, brain and the immune system. Psycho, mind, neuro is brain and immunology, immune system. अब आपका इम्यून सिस्टम जो है, अगर आपको बायोलॉजी, बेसिक्स बायोलॉजी याद आ रही है, तो आपके सेल्स जो हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, देन वाइट ब्लड सेल्स जो आपका इम्यून सिस्टम, आपके डिफेंस का काम करते हैं, बॉडी के डिफेंस का, देन वी हैव प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग वगैरह का काम करते हैं। सो यहाँ पे हमारा काम है वाइट ब्लड सेल्स पढ़ने का, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। साइंटिफिक टर्म जो है वो ल्यूकोसाइट है। वाइट ब्लड सेल एक लेमन टर्म है बिकॉज दे लुक वाइट, दैट्स वाई वी कॉल देम वाइट ब्लड सेल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में 3 तरह के सेल्स हैं, मेजर सेल्स हैं। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम मेडिकल फील्ड तो आपने बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, बट क्योंकि हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इम्यून सिस्टम को पढ़ रहे हैं, सो वी विल नॉट गो एज डीप इनटू इट। बस हमें अपने काम की चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स से बना है और उसमें 3 मेजर तरह के सेल हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। बी सेल्स वो सेल्स हैं जो आने वाले पैथोजेंस को, वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू एंटीबॉडीज। अब ब्रैकेट में मैंने आर्टिलरी लिखा है, अगर आपको आर्टिलरी का मतलब समझ में आता है, आर्टिलरी मतलब तोप जो होती है, जो दूर से ही डिस्ट्रॉय कर देती है एनिमी को। सो इनका जो मैकेनिज्म है काम करने का, वो ऐसा है कि इनके पास है एक तोप जैसा मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ से ये एंटीबॉडी छोड़ते हैं, सो इट इज़ एन आर्टिलरी लाइक मैकेनिज्म, दे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस थ्रू एंटीबॉडीज। उसके बाद टी सेल्स हैं, दे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस थ्रू हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ये एक्चुअली जाके लड़ते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट करते हैं, और यही सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है वो इन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। हेंस हमारी बॉडी की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो वी हैव बी सेल्स, टी सेल्स एंड देन वी हैव नेचुरल किलर सेल्स। अब किलर सेल्स का काम क्या है? दे फाइट बोथ पैथोजेंस एंड ट्यूमर्स। पैथोजेंस से तो बी सेल्स और टी सेल्स भी लड़ रहे थे। नेचुरल किलर सेल्स की क्या खास बात है? दे ऑल्सो फाइट ट्यूमर्स। बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ किसी सेल की होने लगे, अनरेगुलेटेड ग्रोथ होने लगे, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। और जब ट्यूमर कहीं बनने लगता है तो बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स जो है वो उससे फाइट करते हैं। अब स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड है ये? स्ट्रेस्ड पीपल हैव लोअर किलर सेल्स। जब किसी पर्सन में स्ट्रेस जो है वो लंबे समय तक चल जाता है, उन लोगों के अंदर जो किलर सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम में जो किलर सेल्स हैं, उनकी मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है। इसके ऊपर MCQ भी बहुत बार पूछे गए हैं कि इंक्रीज की जगह डिक्रीज दे देंगे, डिक्रीज की जगह इंक्रीज दे देंगे। बट आपको क्या याद रखना है? स्ट्रेस्ड लोगों में
नेचुरल किलर सेल्स की जो मात्रा है वो घट जाती है, और जब घट जाएगी तो क्या होगा, पैथोजेंस और जो ट्यूमर्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज होंगे। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रेस। उसके अलावा इम्यून फंक्शनिंग इज बेटर इन पीपल रिसीविंग सोशल सपोर्ट। खुद की अगर हेल्थ अच्छी है, कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है, और उसके अलावा सोशल सपोर्ट अगर अच्छा है जिन लोगों का, तो वो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर फंक्शनिंग कर रहा होगा। देन वी हैव अनदर टॉपिक विच इज स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल्स। लाइफस्टाइल मतलब क्या? लाइफस्टाइल, अगर जैसे ये डेफिनेशन का साइन है, आई हैव सम ऑफ माई ओन साइंस, ये अगर मैं कहीं भी आपको दिखे तो इसका मतलब है डेफिनेशन। लाइफस्टाइल का मतलब क्या? लाइफस्टाइल इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ। जो डेली बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे हैं, बिहेवियर दिखा रहे हैं, उनका जो पैटर्न है, एक कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, वही, बस वही लाइफस्टाइल है। लेकिन स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड है लाइफस्टाइल? स्ट्रेस जो है वो इट कैन कॉज अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल, किसी पर्सन को स्ट्रेस हो जाए तो they will make poor choices, they will not feel like getting out of bed, they will not exercise, they will not move around, they will eat junk food, sugary foods, ये सब ठीक है, समझ में आता है। बट एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये एक वन ऑन वन रिलेशन नहीं है, इट इज ए विशियस साइकिल। विशियस साइकिल मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपका है तो इट कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस। अगर आप यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर नॉट टेकिंग गुड डाइट, आपके कोई सोशल कनेक्शंस नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस। और स्ट्रेस होगा तो फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और इट विल बिकम अ विशियस सर्कल। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये सब इन सब चीज़ों से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। जैसे कि न्यूट्रिशन, क्या आप खा रहे हैं, पुअर न्यूट्रिशन हैबिट्स, ना तो टाइम सही है, कभी भी खा रहे हैं, और ना ही टाइप ऑफ फूड सही है, कुछ भी खा रहे हैं। देन यू हैव इरेगुलर स्लीप शेड्यूल, कि कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है लोगों को। लैक ऑफ एक्सरसाइज और मूवमेंट, जैसे कि अभी जो कॉर्पोरेट लाइफ है वहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू सिट फॉर 6, 8, 10, 12 आवर्स अ डे, सो मूवमेंट है ही नहीं। उसके अलावा एक्सेसिव सिटिंग, वही जो मैंने बात करी। देन एक्सेसिव फ़ोन यूज़, यू आर ऑल टू फेमिलियर विद दिस फ़ोन यूज़, कंटेंट कंजम्पशन, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे टीवी पे हो, लैपटॉप पे हो, टीवी शोज़, मोस्टली डूम स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग एक वर्ड आया है आजकल, डूम स्क्रोलिंग, यू आर स्क्रोलिंग ऑन योर फोन विदाउट एनी एम, और एंडलेस स्क्रोलिंग है। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़, जब इतनी सब चीज़ें हो जाती हैं, इट समटाइम्स लीड्स टू सब्सटेंस अब्यूज़। और उसके अलावा सोशल कॉन्टैक्ट, आप अकेले कमरे में पड़े हैं, यू कम फ्रॉम योर स्कूल, देन यू डू नॉट मेक any effort to meet your friends or go out, go live your life. No, you do not do any of that. You have limited all your social contacts, and these are all the factors that lead to or cause unhealthy lifestyle. So that ends the part 1 of chapter 3. बाकी का चैप्टर हम कवर करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। I highly recommend you to get these notes डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, एंड उसमें आप अपने डेफिनेशंस, अपने आंसर्स, अपने एग्जाम्पल्स ऐड करें और उन्हीं नोट्स से रिवाइज करें, सो यू विल नॉट हैव टू ओपन NCERT एट ऑल। ऑल्सो फॉलो साइकोलॉजी मार्गदर्शक एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम टू get your doubts resolved. I will personally answer all of your questions. Keep revising, keep learning.